नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एग्जिट पोल का वो दिन आ गया है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा जो है वो जब आता है तभी आता है। कई बार ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, कभी गड़बड़ हो जाते हैं। जब गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर ये पूछा जाता है कि क्या भाई किस तरीके से आपने किया ये एग्जिट पोल। तो ये सारी चीज़ें आप मान के चलिए इस बार भी होंगी, और एग्जिट पोल कितने सटीक रहते हैं और कितना इधर दाएं बाएं हो जाते हैं उसका भी विश्लेषण हम यही करेंगे। हर खबर की खबर लेने के लिए ये कार्यक्रम है खबरों की खबर। तो किसकी सरकार, अनुमान 1000। 3 एग्जिट पोल आज आए हैं, आइए आपको उनके बारे में बताएं। गुजरात में दूसरे दौर का मतदान खत्म होने के साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। दिल्ली के एमसीडी का भी मतदान कल पूरा हो चुका था और सबकी निगाहें नतीजे पर है। लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल ये कहता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने के उनके आसार हैं। 27 साल के बाद भी दोबारा सरकार बनाने के आसार, और बहुत ही बम्पर सफलता के साथ, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद आपको एक बार फिर से आपको दिखा दें, उसके बाद हिमाचल में जो हम विश्लेषण कर रहे थे, आपको 3 विंडो दिखाते हैं। हिमाचल में फिर बीजेपी के आने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन यहां जरा क्लोज है मामला। ऐसे मत समझिए कि बिल्कुल एक तरफा हो, क्योंकि कुछ कुछ एग्जिट पोल हैं जो कि कांग्रेस को भी जिताए हैं। तो बात एकदम नेक एंड नेक है। और अगर दिल्ली के एमसीडी की बात करें तो यहां तो 15 साल का शासन बीजेपी का टूट की कगार पर है, जब आम आदमी पार्टी के आने के आसार बताए जा रहे हैं। अब आइए आपको एग्जिट पोल का जो पोल है, यानी कि जितने सब तमाम पोल हुए वो एक एक करके आपको बताएं कि उनका एवरेज कितना निकलता है। तो ये आपके स्क्रीन पर सबसे पहले गुजरात की बताएं। 182 सीट, 92 हाफ वे मार्क है, 92, जिसमें बीजेपी पोल ऑफ एग्जिट पोल में 132 पर है, यानी कि 33 सीट ऊपर जा रही है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी दर्दनाक हार की स्थिति दिखाई दे रही है। 2017 में कितने ऊपर वो लोग गए थे, वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन इस बार सीट 38 पर आ रही है। ये अनुमान है पोल ऑफ एग्जिट पोल का। 40 सीट नीचे गिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान ये है कि वो 8 सीट ही जीत पाएंगे। हालांकि ये 8 के 8 का उनका गेन है, क्योंकि पहले तो वो 0 पे थे, 0 पे, और 4 अन्य बताए जा रहे हैं इन एग्जिट पोल ऑफ पोल में, जो कि एक कम है। यानी कि एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए बम्पर सफलता होने जा रही है 27 साल के राज के बावजूद गुजरात में। आइए अब दूसरे राज्य का देखते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल, और अब आपको ले चलते हैं हिमाचल। हिमालय की गोद में हिमाचल क्या कहता है। 68 सीट पर, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 35 है, भारतीय जनता पार्टी को 35 ही एग्जिट पोल दे रहा है, जो कि 9 सीट नीचे है। लेकिन कांग्रेस को 30 दे रहा है, जो कि 9 सीट ऊपर है। आम आदमी पार्टी और अन्य उतने मायने नहीं रखते यहां पर, लेकिन कुछ एक ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस को 30 से 40 की रेंज दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां मामला बराबरी का हो सकता है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि जब मामला इस तरीके का होता है तो फिर एक चीज लॉन्च हो जाती है जिसको कहते हैं ऑपरेशन कमल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नतीजा कुछ ऐसा आएगा कि उसके बाद फिर ऑपरेशन कमल न चल पड़े हिमाचल में। आगे की बात है, और यह वैसे भी अनुमान है, नतीजे नहीं है। अब इसके साथ साथ आइए आपको बताते हैं वो तीसरा एग्जिट पोल, जो कि बहुत सारे विश्लेषक, उनका यह कहना था कि सबसे रोचक तो यह था एमसीडी का चुनाव। उसका पोल ऑफ एग्जिट पोल कहता है कि 250 वार्ड में, जहां बहुमत का आंकड़ा 126 है, वहां भारतीय जनता पार्टी 84 पर आकर के धड़ाम होगी, यानी कि सीधा 84 सीट का घाटा। कांग्रेस पार्टी 6 पर सिमट जाएगी, जो कि है 22 सीट का घाटा, और 154 सीट पा करके, 154 सीट पा करके आम आदमी पार्टी को 110 सीटों का इजाफा होगा। मतलब बंपर सफलता इस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में। तभी आप समझ रहे थे कि यह म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नाक का सवाल बन गया था। एक के बाद एक मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ी कैंपेन, इधर कैंपेन उधर कैंपेन। किस चीज के लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए। यह था कारण, क्योंकि नतीजे नाक का सवाल बन गए थे, प्रेस्टीज बैटल बन गई थी। अन्य को 6 मिल रहा है, यानी कि 4
वो नीचे जाएंगे। आइए अब आपको एक एक करके हम अलग अलग राज्यों पर लेकर के जाते हैं और उनका विश्लेषण बताते हैं, जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं वो क्या बताते हैं। तो सबसे पहले गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है, जो अभी हाल फिलहाल आया है, वो एक रेंज दे रहा है। एक तो ये चीज समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी रेंज दे देते हैं। 182 के विधानसभा में 129 से लेके 151 तक की रेंज दे रखी है आपने, इतनी बड़ी रेंज दे दी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बीजेपी आ रही है, स्पष्ट बहुमत से आ रही है। सीआर पाटिल जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने 150 पार का आंकड़ा दिया था। कांग्रेस 16 से 30 पर सिमट करके रहेगी एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से। आपको जो कि परिवर्तन की बात कर रहे थे 9 से 21 के बीच में रखा है और अन्य को 2 से 6। बाकी सारे पोल अगर आप देखें सब 150, 140, 112, 121, 128, 140 में बीजेपी को रखे, यानी कि एक ट्रेंड, एक रुझान आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां लीड लिए हुए है। लेकिन यह लीड किसके बदौलत ली है उन्होंने? 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी यह लीड कैसे ले पा रही है बीजेपी? तो कहीं वो आम आदमी पार्टी फैक्टर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आम आदमी पार्टी के आने की वजह से विपक्ष में मत विभाजन हो गया और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो गया? कुछ बात तो इसी तरीके की लगती है और दिखाई देती है। तो आइए गुजरात से जुड़े हुए जो कुछ बड़े सवाल हैं जो कि ये एग्जिट पोल में आते हैं, वो आपके स्क्रीन पर हम दिखाएं। क्या सीटों के हिसाब से आम आदमी पार्टी का हल्ला ज्यादा था और असर उतना प्रभावी नहीं हुआ? असर दरअसल कम हो गया, हल्ला खूब हो गया, माहौल बन गया, लेकिन उस तरीके से उस अनुपात में नतीजा नहीं आ पाया। क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट खाए और बीजेपी आगे निकल गई? यह एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। अगला सवाल, क्या कांग्रेस के बड़े सितारे उतरते तो 2017 के प्रदर्शन के करीब पहुंचती? 40% से ज्यादा वोट शेयर था 2017 में, लेकिन इस बार जिस तरीके की सीटें आ रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत अच्छा वोट शेयर नहीं होगा कांग्रेस का, जिस तरीके की बातें यहां पर आ रही हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार अभियान, सत्ता विरोधी लहर जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, क्या उसको रोक दिया? ये जो 50 किलोमीटर लंबी यात्रा निकल रही है, 2-2 दिन जो है वो कैंपेनिंग चल रही है, रोड शो चल रहा है। आज भी आरोप लगा कि वो वोट डालने गए रानिप में, उसमें भी उन्होंने रोड शो जैसा बना दिया। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भाई ये रोड शो नहीं था, वोट डालने जा रहे थे लोग, अपने आप ही आ गए, वो रोड शो जैसा लग रहा था, वो हमने बनाया नहीं था, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। अपना नतीजा आप लोग खुद निकाल लीजिए। तो ये हैं कुछ बड़े सवाल। इससे पहले कि हम अगले राज्य पर बढ़ें, आइए आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रिया जो कि गुजरात से इन एग्जिट पोल्स पर आई। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की विजय यहाँ निश्चित है। स्लो पिच पर रखा और उसका गेन भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। बीजेपी का 27 साल का शासन जो है ना, उसमें परिवर्तन होगा। और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। वहां पर भी जरा विस्तार से जाने की कोशिश करते हैं एक एक एग्जिट पोल में, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या हुआ। तो ये देखिए, ये अलग अलग एग्जिट पोल हैं। एक्सिस माई इंडिया कहती है 24 से 34। एक तो एग्जिट पोल वालों को यह समझना पड़ेगा कि अगर 68 सीट्स में से 68 सीट में अगर आप 10-10 सीट की रेंज दे देंगे तो भाई क्या कौन कैसे मन बना पाएगा? ये तो आप बचने के लिए अपना रास्ता निकाल रहे हैं। 10 सीट की रेंज दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 30 से 40, बहुमत का जादुई आंकड़ा 35, यानी कि सबसे पहला पोल जो है वो कांग्रेस पार्टी को जीत के करीब बता रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़े के पास भी बता रहा है। और ऐसे में अमूमन आरोप ये लगता है, और हम तो ये खबरें कवर करते भी हैं, कि कुछ ऑपरेशन कमल टाइप की चीज हो जाती है। तो क्या वो हिमाचल में भी हो जाएगी अगर नतीजे इस तरीके के रहेंगे? जितने एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जरा फुल फ्रेम चले जाएं, नहीं तो आपको थोड़ा कीड़ा मकोड़ा टाइप दिखेगा। हाँ, तो एबीपी न्यूज सी वोटर कहता है 33 से 41 और कांग्रेस को 24 से 32, यानी कि बीजेपी के फेवर में। मैट्रीज 35 से 40 दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 26 से 31 कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी के फेवर में। चाणक्य टुडेज चाणक्य 33-33 बराबर बराबर का खेल गए।
और जन की बात ने 32 से 40 दे दिया है बीजेपी को और 27 से 34, यानी कि 2-1 एग्जिट पोल अगर आप छोड़ दें, एक खास तौर से एक एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया, जो कि ये बखान करते हैं अपना कि वो बड़े सटीक रहे हैं, वो अकेला एक ऐसा एग्जिट पोल है जो कि कांग्रेस को जिताए हुए है। बाकी सब में थोड़ा सा रुझान बीजेपी की तरफ है। अब ऐसे में आप अपना बना लीजिए मन कि आपको क्या लगता है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर नतीजे आ जाएंगे और फिर हम ये विश्लेषण करेंगे कि एग्जिट पोल कितने सही थे और कितने गलत। पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि 35 पर बीजेपी है, 30 पर कांग्रेस पार्टी है। इसको लेकर के भी तमाम सवाल हैं और आइए हिमाचल से जुड़े हुए ये सवाल जरा आपको स्क्रीन पर दिखाएं। सबसे पहला सवाल, क्या हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा तोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि वहां पर जैसे कि आप जानते हैं इसे 5-5 साल का हिसाब होता है, 5 साल ये 5 साल वो, लेकिन उत्तराखंड में भी होता था, वो परंपरा टूट गई, तो क्या हिमाचल में भी वो परंपरा टूटेगी? दूसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में बागियों की चुनौती से पार पा लिया? क्योंकि अगर इस तरीके के रिजल्ट आ गए तो इससे तो यह लगेगा कि इतना, आप सोचिए 19 बागी 68 मेंबर की विधानसभा में 19 बागी और फिर भी ये नतीजे, तो क्या आपने बागियों को कंट्रोल कर लिया या वो सिचुएशन कंट्रोल कर ली? प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, कहते हैं मेरा तुम पर हक है, याद है आपको जेपी नड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सब हो रहा था। अगला सवाल, क्या कांग्रेस हिमाचल की सत्ता में आते आते चूक जाएगी? ना वहां पर कोई बड़े नेता की रैली हुई, प्रियंका गांधी ने जरूर की, राहुल गांधी नहीं गए, वो अपना भारत जोड़ो कर रहे थे। ऐसे में जो एक मोमेंटम बन सकता था, आप सोचिए हर जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को लगभग जीता हुआ दिखा रहा है, एक को छोड़। तो ऐसे में क्या सत्ता आते आते चूक जाएगी कांग्रेस पार्टी कि पूरा आपके पास एक माहौल था, एक मुहिम थी, सब कुछ था, ओपीएस स्कीम को लेकर के नाराजगी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाए, लगभग वहां पहुंच करके उसके बाद आगे बढ़ गए। तो ये है हिमाचल की कहानी। आइए सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया जो कि हिमाचल के एग्जिट पोल पर आई। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो कम। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी तक के बात भी हुई है। और ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई गुजरात और हिमाचल की, लेकिन आपको ये बता दें कि एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव वो इतना रोचक हो चला कि उसमें जैसे कि हमने आपको बताया बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, इधर से उधर कूड़ों का पहाड़, आरोप प्रत्यारोप, करप्शन, दुनिया जहां की, मतलब क्या क्या नहीं हुआ। और उसके एग्जिट पोल क्या कहते हैं जरा विस्तार से देखिए। 250 वार्ड है दिल्ली में, एमसीडी में, बहुमत का आंकड़ा 126 है। कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी को ना जिता रहा हो और भारतीय जनता पार्टी को ना हरा रहा हो। कांग्रेस जो कि शीला दीक्षित की कांग्रेस और शीला दीक्षित की दिल्ली का नारा लेकर के उतरे, उनकी क्या हालत हुई है ये आप देख लीजिए। कहीं कहीं किसी एग्जिट पोल में तो अन्य जो हैं वो कांग्रेस से आगे निकल गए हैं। तो ये तो स्थिति कांग्रेस की हो गई। लेकिन बड़ी कहानी ये है कि 15 साल के शासन के बाद, चुनाव डिले कर देने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व कायम था दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी पर, वो अब हट रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो नारा था कि केजरीवाल के विधायक और केजरीवाल के पार्षद, वो सच होता हुआ दिख रहा है अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो। यानी कि पोल ऑफ पोल्स बता रहे हैं कि वो 150-160 के आसपास आएंगे आम आदमी पार्टी वाले। वो बहुमत का आंकड़ा 126 है, मैजिक फिगर। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, उनका ये कहना है कि ना, ये एग्जिट पोल गलत होंगे, दरअसल हम 200 पाएंगे। वो तब से ये कह रहे हैं कि हम 200 पाएंगे, बीजेपी कुछ 20-20 ले आएगी। तो इससे जुड़े हुए जो बड़े सवाल हैं, एमसीडी चुनाव के जो पोल ऑफ पोल्स आए हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्या दिल्ली सरकार का प्रदर्शन एमसीडी में आम आदमी पार्टी के काम आया? ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या कूड़े का मुद्दा
बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पहाड़ बन गया। अकेला शहर है जिसमें ताजमहल के बड़े बड़े 3 पहाड़ हैं। किसी भी जगह से आप इस राष्ट्रीय राजधानी में एंटर कीजिए, आपको भव्य स्वागत होगा इन कूड़ों के पहाड़ का। तो क्या वो पहाड़, कूड़े का पहाड़, एक पहाड़ बन गया है चुनौती रूप में भारतीय जनता पार्टी की? अगला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी भुना नहीं सकी? अब आप देखिए कितने आरोप लगे कि यहां से पैसा मिल रहा है, वहां करप्शन, इधर करप्शन, ये मसाज, वो मसाज, दुनिया जहां की बातें हो गई। लेकिन एग्जिट पोल ये बताते हैं कि ये इसको भुना नहीं पाई बीजेपी। जितना इसको आपने प्रमोट किया और जिस तरीके से इसको जनता के सामने रखा, लगता है दिल्ली की जनता पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा इस बात का। एग्जिट पोल तो यही बताते हैं, लेकिन नतीजा का इंतजार करना पड़ेगा। अगला सवाल, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस मुक्त कर दिया है, कांग्रेस का सफाया पूरी तरीके से कर दिया है? और क्या ये ट्रेंड बन जाएगा अब और जगह कि जहां जहां आम आदमी पार्टी जाएगी वहां कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी? तो ये है दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में जो बड़े सवाल हैं, एग्जिट पोल से जो निकल करके आए हैं, उनका विश्लेषण। आइए अब सुनते हैं कि दिल्ली के एमसीडी के एग्जिट पोल पर क्या प्रतिक्रिया है। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी का रोल जो है वो दिल्ली की एमसीडी में बहुत बड़ा रहेगा, मैं इतना कहना चाहता हूं आपको। जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कहीं भी आप ये एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ कि किस तरह से हमारे जो करप्शन के चार्जेस थे वो अनप्रूव है। ऐसे आपको एक बात बता दें कि एग्जिट पोल पर हमेशा एक आरोप लगता है, या यूं कहें कि एक लांछन लगता है कि वो कभी तो सही होते हैं, एक ट्रेंड दे देते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स पे देखें कि एग्जिट पोल ने एग्जैक्ट एक ट्रेंड तो पकड़ लेता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो पहले एग्जिट पोल ने दिया उसमें वो कहां स्टैंड करते हैं। एग्जिट पोल्स एक अनुमान है, ये हम आपको बता दें, अनुमान है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि शोध की तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक ऐसे अनुमान पर पहुंचा जा सके जो वास्तविक नतीजे से काफी करीब हो। लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि एग्जिट पोल हमेशा ही सही नहीं होते, बल्कि देखा यह गया है कि अधिकतर मौकों पर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, यानी कि जनता के मन की जो चाहत है उसको ठीक से जानने में नाकाम भी साबित होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल अज्यूम करता है कि जनता सच बोल रही है। भाई मैंने किसी को वोट दिया है, बाहर मुझसे किसी ने सर्वे किया और मैंने सच सच बता दिया, लेकिन अगर मैं गलत बता दूं तो एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। इसीलिए आप ये जान लीजिए ये अनुमान है, ये कभी कभार गलत भी हो जाता है या कई बार गलत हो जाता है। विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल को अगर हम ले लें 2017 से तुलना करते हैं तो वो आपके स्क्रीन पर ये है। 2017 में जहां गुजरात के सिर्फ 11.11% एग्जिट पोल ही सही अनुमान लगा पाए थे, यानी कि एग्जैक्ट फिगर कि कितना आएगा या रेंज में पकड़ पाए, 11.11%। ट्रेंड दिखा दिया था उन्होंने, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर होता है ना, जो रेंज कि इतने से लेके इतने, वहां पर सिर्फ 11.11% सही रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 40% एग्जिट पोल्स सही ठहरे थे, यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा और सुनहरा नहीं है। तो ये आप जान लीजिए, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। चलिए अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गोवर्धन दास नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय निरुपम नेता कांग्रेस, अक्षय मराठे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, के.एस. तोमर वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमाचल का एक महत्वपूर्ण नतीजा यहां पर एग्जिट पोल में देखने को मिला है, और सुदीप श्रीवास्तव चुनाव विश्लेषक। सबसे पहले तोमर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये हिमाचल में एक अजीब सा ट्रेंड है, बाकी सब जगह तो सब एक तरफा दिखाई दे रहा है, एक हिमाचल ही है जहां पर एक एग्जिट पोल कहता है नहीं भाई कांग्रेस जीतेगी। आपका विश्लेषण? नहीं संकेत जी, इसमें एग्जिट पोल के बारे में व्यक्तिगत राय मेरी हमेशा अलग रही है। 40 साल के पत्रकारिता में और संपादक होने के बावजूद भी हमने इन चीज़ों को बड़े नज़दीक से देखा, जैसे आपने भी देखा होगा फील्ड में जाके।
तो इसमें मेरी कुछ हमेशा रिजर्वेशंस रही हैं, क्योंकि एग्जिट पोल आए हैं और हमें एक्सपर्ट के रूप में कुछ उसमें प्रतिक्रिया देनी है। तो उस रूप में, क्योंकि इसमें कितना साइंटिफिक है, और सबसे बड़ा टेक अवे मेरा ये रहेगा कि आप ये देखिए कि क्या आजकल जो वोटर है वो गांव में भी कितना जागरूक हो। आप कभी भी जो पत्रकार गांव में जाते हैं और जगह जाते हैं और ढाबे में पूछते हैं और जगह, आप देखिएगा कि बहुत बड़ी एक एम्बेरसमेंट होती है कि वो लोग कोई सच नहीं बताता, वो जान के आपको घुमा देगा। और आप ये सोचिए कि आपने माने आप जिससे एग्जिट पोल कर रहे हैं वो कहीं आपको टहला ना दे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। वो मैं आपको पूरी तटस्थता के साथ और एक पूरी कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि जो वो आजकल हर गांव में पढ़ा लिखा अनपढ़ अखबार पढ़ता है, टीवी देखते हैं, आपके चैनल्स देखते हैं और चीजें देखते हैं, तो वो अपनी एक छोटी छोटी वो मीटिंग्स करते हैं जो हर आंगन के बाहर, उसके बाहर होती है, गांव के बाहर होती है, वहाँ डिस्कशन होते हैं। लेकिन आप देखिए कि उनको अगर आप ये मान के चलिए कि कोई भी आपका एजेंसी का कोई भी जो सर्वे कर रहा है वो आपको आधे सेकंड में पूछ के कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, तो वो ये मान लिया जाए कि वो सच बोला जा रहा है, तो पता नहीं। अब तोमर साहब फिर ये हिमाचल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? हिमाचल के बारे में मुझे ये कहना है कि इसमें पहला पॉइंट आपने शायद लाया था कि यहाँ एक प्रकार की जिंक्स है। वो जिंक्स ये है कि यहाँ पर हर बार सत्ता का परिवर्तन होता है, जो और उस परिवर्तन को महारथी जैसे डॉक्टर वाइस परमार जो यहाँ के फाउंडर माने जाते हैं, 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वीरभद्र सिंह जी जो 6 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे, शांता कुमार जो 2 बार, शांता कुमार जी 2 बार रहे, प्रेम कुमार धूमल 2 बार रहे। इन लोगों से भी ये रिपीटिशन नहीं हुआ। ये अपनी जगह महारथी होते हुए भी अपनी सरकार को दोबारा वापस नहीं ला पाए। इस संदर्भ में अगर ये हो गया कल को, तो मैं इसको एक चमत्कार मानूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक माइंड सेट है कि आप इनको देख लिया तो अगली बार देख लिया। तो इस बार इन्होंने एक नारा भी आया कैंपेन के दौरान कि राजनीति या रिवाज, तो इसमें से कौन सा जीतेगा वो इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर लाना चाहूंगा बीच में कि इसमें सबसे बड़ा दाव जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे खेला है। प्रधानमंत्री जी ने, वो तो हर जगह होता है, वो तो गुजरात में भी हो रहा है, वो तो एमसीडी में भी हो रहा है। नहीं, यहाँ थोड़ा संकेत जी थोड़ा सा अलग है। वो अलग ये है कि प्रधानमंत्री जी जब 1991 से 2000 तक यहाँ के वो पर्यवेक्षक रहे, ही वॉज जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ हिमाचल, तो वो जो दशक का उनका जो भ्रमण है, हर पार्ट को जानना, हर जगह की लैंग्वेज, हिमाचल से पुराना रिश्ता है, और वो वहाँ के जो लोकल पुराने रिश्ते वाली बात बहुत ज्यादा बोली जाती है। और दूसरे सबसे बड़ा जहां चुनाव हो वहां एक पुराना रिश्ता आ जाता है। यस तो उसमें सबसे बड़ी उनका जो कनेक्ट रहता है, इमोशनल कनेक्ट किया उन्होंने इस बार। वो वहाँ पे कौन कौन सी लोकल डिशेज हैं, फिर उन्होंने एक नई चीज लाई इस बार। इमोशनल कनेक्ट या इलेक्शन कनेक्ट तोमर साहब? वो ऑटोमेटिकली लीड्स टुवर्ड्स इलेक्शन कनेक्ट, क्योंकि उसका मकसद तो वही है ना। क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा कहा जो कि आज तक शायद गुजरात में भी और जगह पता नहीं कहा होगा कि मैं हिमाचल का भी बेटा हूँ। चलिए मैं जरा संजय निरुपम जी के पास आना चाहता हूँ। संजय जी, एक बात और नहीं, इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें एक नई चीज कही कि ना तो मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर या जयप्रकाश नड्डा जो हिमाचल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको फेस नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री जी ने खुद को फेस बनाया है इसमें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बोलना कि मेरे लिए वोट दो, ये मत सोचिए कि मंत्री खड़ा है या एमएलए खड़ा है। ये बड़ा तोमर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हर जगह होता है, ये तो हर जगह होता है। वो चुनाव मोदी जी लड़ते हैं। नहीं, यहाँ पर संकेत जी अलग इसलिए हिमाचल है क्योंकि इनका जो दशक का जो नाता है वो आम आदमी को भी लुभाने में कई बार सक्सेसफुल होता है। इमोशन कनेक्ट टू इलेक्शन कनेक्ट, ये वाली बात तोमर साहब कह रहे हैं। ठीक है संजय निरुपम जी, संजय निरुपम जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। संजय जी, अगर ये एग्जिट पोल देखें तो इससे तो ये लगता है कि दिल्ली में कनेक्ट टूट गया एमसीडी में,
और गुजरात में कनेक्ट बिखर गया, जबकि 2017 में बड़ी अच्छी वोट परसेंटेज थी आपकी, और हिमाचल में सत्ता आते आते नहीं आ रही। एक ट्रेंड बड़ा साफ है एंटी कांग्रेसिज्म का, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की बात कहना चाहूंगा जी। हालांकि जो जैसा आपने कहा कि ये अनुमान है, नतीजे नहीं है, फिर भी चूंकि अनुमानों के आधार पर ही विश्लेषण हो रहा है, तो एक अनुमानों के आधार पर अनुमानित विश्लेषण आपके सामने रखता हूं कि हिमाचल में हमेशा से एक सत्ता परिवर्तन होता रहा है और मुझे लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहां सबसे बड़ा विषय यह था कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं हिमाचल से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा बहुत बड़े स्तर पर दांव पर थी, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी हारती है या क्लियर कट मेजोरिटी भी नहीं ले पाती है, और उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल के जरिए चुनाव सरकार बनाने का एक कोई जुगाड़ लगाने में लगेंगे, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। अब हिमाचल में एग्जैक्टली क्या होगा ये 8 तारीख को समझ में आएगा। मेरे पास जो अनुमान है, मेरे पास जो जानकारियां हैं, उस हिसाब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वहां पर बड़े पैमाने पर बीजेपी के जो रिबेल कैंडिडेट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटों को स्प्लिट कर रहे हैं। वहां आम आदमी पार्टी जैसा कि गुजरात में करती हुई दिख रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट स्प्लिट नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी की वहां हालात बहुत खराब है। रह गई बात गुजरात की, तो गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछले कई हर चुनाव को आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गुजरात का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गुजरात चुनाव तो लोकसभा चुनाव का एक नैरेटिव सेट करने के अंदाज में पूरा गुजरात चुनाव लड़ते, ये निकेन प्रकार किसी तरह से गुजरात जीतना ही जीतना है। तो पिछली बार 2017 में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन ने इनको 99 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। इस बार वो थोड़े डरे हुए थे, इसलिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी वहां जाती है, भेजी जाती है, या आम आदमी पार्टी के जरिए एक कांग्रेस का या अपोजिशन का वोट स्प्लिट करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। अच्छा, एक सवाल संजय जी मैं आपसे पूछ दूं, अगर ऐसा है तो फिर अपने आप को ही हराने के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में खड़ा कर दिया फिर बीजेपी ने, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को ही बर्बाद कर रही है। 15 साल का शासन एमसीडी का तोड़ दिया। ये तो कई बार दिखता है ना कि जिसको आप इस्तेमाल करते हैं बाद में जाके भस्मासुर बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी को चलने दिया जाए ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे। पता चलता कि भारतीय जनता आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा चल गई और उसके बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी बार बार कहना पड़ा कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच, आम आदमी पार्टी कहीं। अक्षय जी का जवाब एक आता हूं उसके बाद जानबूझ के चुनाव के समय दंगों का कोई ना कोई विषय जरूर लाया जाएगा। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री महोदय ने याद करके अपने भाषण में कहा कि 2002 में कैसी हमने सबक सिखलाई थी, याद रखिएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। बिल्किस बानो का विषय जो लाया गया, ये चुनाव के बाद भी फैसला आ सकता था, लेकिन चुनाव के 4-5 महीने 6 महीने पहले इस फैसले को लाना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब कांग्रेस पार्टी को अपना धर्म निभाना, अगर बलात्कारियों को आप सरेआम छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति को बहुत इंजॉय करती है कि फिर से चुनाव के नैरेटिव में एक दंगों का 2002 के दंगों का विषय लाया जाए ताकि गुजरात के लोग एक बार फिर से दंगों को याद करके पोलराइज हो जाए। तो भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या, पूरे देश की समस्या है, लेकिन गुजरात की भी समस्या होते हुए भी वहां पर ध्रुवीकरण का विषय इतना हावी कर दिया जाता है, इतना ज्यादा ध्रुवीकरण कर दिया। खुद प्रधानमंत्री और बाकी जो गुजरात के बड़े नेता हैं जिस तरीके से गुजरात के चुनाव को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें उनको एक एज मिलता हुआ दिखता है। अक्षय जी, आपने अभी सुना संजय निरुपम, कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण ये है कि पहले तो आप भी जोड़ दूं ओवैसी, हाँ मैं समझ गया, बी टीम वाला चार्ज। तो पहले तो आप बी टीम बने गुजरात में, कांग्रेस को आपने कमजोर किया और उसके बाद फिर आप भस्मासुर बन गए जिसमें आप बीजेपी को ही खा गए कांग्रेस पार्टी एमसीडी में। संकेत जी मैं संजय निरुपम जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत देश में जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं उतने ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। तो अब कम से कम आम आदमी पार्टी को एक छोटी पार्टी की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। हो सकता है उनको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन मैं उनको कोई कहने वाला कौन होता हूं। लेकिन एक बात इस चुनाव ने सेट कर दी है पूरे देश में कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी अब बन के नहीं रह गई। आम आदमी पार्टी अपना वोटर बना रही है। आम आदमी पार्टी को देश की जनता एक उम्मीद की किरण के रूप में देखने लग गई है कि
इन पुरानी पार्टियों से अलग हटके एक गवर्नेंस मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेट किया है दिल्ली में, पंजाब में, अब गुजरात में भी लोग उसको अपनाना चाहते हैं। नहीं, पर कहां गवर्नेंस मॉडल? ये जो अनुमान है इसके हिसाब से तो आपको नहीं मिला। जो वोट शेयर मुझे लगता है 10-12% के आसपास बता रहे हैं सब एग्जिट पोल। ये तो परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आम आदमी पार्टी की आप हिस्ट्री देखें, हम कभी भी एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधे एग्जैक्ट पोल में आ जाते हैं। पंजाब में हमें 50 से 60 सीटें दे रहे थे, हमें 92 सीट्स आई। दिल्ली में हमें ऐसे ही कुछ 40-50 सीटें दे रहे थे, हमें 67 सीटें आई। प्रोफेसर तो आम आदमी पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं। और प्रोफेसर गोवर्धन दास, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। प्रोफेसर दास, मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली का एमसीडी के चुनाव में जो अनुमान है उसके हिसाब से तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई, और अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी 50-50, और अगर गुजरात की बात करें तो आपकी बंपर सफलता इन अनुमानों में तो दिखती है, लेकिन क्या वोट शेयर विपक्ष का कट जाने की वजह से ये अनुमान आए हैं? अरे ऐसा है कि सुनिए, गुजरात की आप बात करें तो 27 साल से गुजरात की जनता बीजेपी को चुना है, और अभी भी और एक बार भी चुन रहा है। 10% कम वोट डले हैं इस बार 2017 के मुकाबले। 10% कम वोट डाले, और कुछ भी ज्यादा डाले कम डाले, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रहा है। बीजेपी का ये डेवलपमेंट जो किया है, नॉट ओनली ये गुजरात में, सारा देश में जो डेवलपमेंट किया है। प्रोफेसर दास, ये तो आपने बात, मैं परसेंटेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इतना उत्साह होता बीजेपी के लिए तो लोग कूद कूद के वोट डालने आते। 10% वोट घट जाना या कम हो जाना, इसका मतलब उत्साह नहीं है। आप इसका नैरेटिव मत बनाइएगा प्लीज। ऐसा है कि मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। गुजरात हम कौन होते हैं नैरेटिव बनाने वाले? गुजरात का जनता को पता है कि कहता है वो कोई वोट डालने नहीं भी जाए, जितने लोग वोट डालने जा रहा है उसमें ये बीजेपी जीत जाएगा। अच्छा। डेवलपमेंट बात करता है, आम जनता बात करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं अभी। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सुदीप श्रीवास्तव जी जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, उनसे एक समरी जानेंगे डिटेल में, वो क्या समझते हैं कि ये अनुमान जो एग्जिट पोल हैं ये सही है या फिर वो 11.11% का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी में जाकर के शामिल हो जाएगा ये एग्जिट पोल। किसकी सरकार अनुमान हजार। सुदीप श्रीवास्तव जी चुनाव विश्लेषक हैं, बहुत ही सटीक विश्लेषण रहता है। सुदीप जी ने तमाम विश्लेषण दिए हैं। मुझे याद है यहाँ पर दिल्ली में थे सुदीप जी जब झारखंड के नतीजे आ रहे थे। अब आपकी हो जाए, बताइए। देखिए, ये जो अपने सवाल उठाया था कि क्या एग्जिट पोल 11% के रेंज में रह जाएंगे या सही होंगे, ये इसके लिए महत्वपूर्ण 2-3 चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या जो सैंपलिंग की गई है एग्जिट पोल की, वो उस स्टेट की डेमोग्राफी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करती है या नहीं। माने अगर किसी पर्टिकुलर जात की संख्या 20% है और आपने सैंपल उसके 50% उठा लिए तो आपका सैंपल सही नहीं है। फिर महिलाओं और पुरुषों का मेजर होना चाहिए। फिर सारी सीटों पर, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में लोकल इश्यूज भी बहुत होते हैं। कोई पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है कि आप रैंडमली कुछ लोकसभा सीटों पे करें और प्रोजेक्ट कर दें। इसके अलावा जो तोमर साहब एक बात कह रहे थे कि अगर आप जल्दी में तुरंत पूछेंगे किसको वोट दिया तो शायद वो आपको सही जवाब ना दे। तो ये चीजें अगर आप ठीक से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं और उसके एरर के मार्जिन को प्रॉपर मैनेज करते हैं, तब आप ये मान सकते हैं कि एग्जिट पोल का नतीजा सही निकल सकता है। सैंपल बहुत छोटा होगा तब भी गड़बड़ होगी, सैंपल बहुत बड़े की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना जरूरी है। जहां तक अभी के मैं तीनों देख रहा हूं, तीनों स्टेट तो मेरी घूमी हुई है अभी चुनाव के समय भी। दिल्ली के बारे में इस बात का बहुत सिंपल फैक्टर काम कर रहा था कि अगर सरकार प्रदेश में केजरीवाल की है तो एक बार एमसीडी भी केजरीवाल को देके देखो, और वहां उनका काम कांग्रेस ने आसान कर दिया। कांग्रेस लगभग कंसीड कर रही है अपनी स्पेस। वही काम गुजरात का जल्दी से बता दें। गुजरात में भी कांग्रेस ने स्पेस कंसीड कर ली है। वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, बीजेपी का वोट घटेगा लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का ज्यादा बड़ी संख्या में सही बात है, विपक्ष का और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा।
इसी वजह तो से सीटें बहुत तेजी से बढ़ेगी। बम्पर सीट में आपको सफलता दिखाई देगी बीजेपी की। बहरहाल कुछ एक दिन रुकना है, उसके बाद फिर तो सब दूध का दूध पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और सुदीप जी आपका भी।